नाज़रीन वेलकम बैक। हम दोबारा फिर इस टॉपिक पे आते हैं और जब चौधरी नईम साहब से ये कहेंगे, आप नईम साहब क्या समझते हैं कि ये टैक्स एमनेस्टी स्कीम में वो चीज़ें भी लाई जा सकती हैं जो टैक्स फैसिलिटी देना चाह रही है गवर्नमेंट, और लाना चाहिए कि जो लोग मौजूदा टैक्स पेयर हैं जहाँ उनको कोई प्रॉब्लम्स हैं उनको भी साथ ही इसमें बजाय नए लोगों को तो शामिल करना चाहिए, लेकिन जो मौजूदा लोग हैं जिनको एडिशनल टैक्स की वजह से या पेनल्टीज की वजह से कोई प्रॉब्लम्स है उसको भी इस किस्म की एमनेस्टी दी जा सकती है। बिल्कुल दी जा सकती है सर। पहले भी आपने देखा होगा पास्ट में, जैसे सर ने भी नज़ीर साहब ने जिक्र किया, पास्ट में जून में हर साल सेल्स टैक्स में ना एमनेस्टी आया करती थी। लोगों के आउटस्टैंडिंग होते थे, आउटस्टैंडिंग देने के लिए कारोबारी तबका तैयार होता है लेकिन पेनल्टी और डिफॉल्ट सरचार्ज देने के लिए तैयार नहीं होता है। 2015 के बाद आज तक 2019 तक आज तक कोई भी एमनेस्टी ऐसी नहीं आई। तो गवर्नमेंट को चाहिए जो आउटस्टैंडिंग लोग हैं उसको अगर डिफॉल्ट सरचार्ज को वो वेव ऑफ जो पहले फैसिलिटी दी जा रही थी हाँ उसको कंटिन्यू किया जाए, बहुत साल दिए कि सर उसको कंटिन्यू किया जाए। जो टैक्स पेयर रेगुलर टैक्स पेयर है उनको फैसिलिटेट उनको भी किया जाना चाहिए, और जो ब्लैक मनी है उसको नेट में क्या समझते हैं कि जो इतनी पहले अभी 2008 की या 2015 की पहले एमनेस्टीज आई उसमें इतना बेनिफिट हुआ है कि जो रेवेन्यू जनरेशन के लिए कोई बेनिफिट हुआ है क्या? जो टैक्स पेयर की तादाद या टैक्स फाइलर की तादाद बढ़ी इससे? टैक्स में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है इसमें, स्पेशली रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा लोग फाइलर बने हैं और बहुत सारे लोगों ने क्या कहते हैं टैक्स एमनेस्टी स्कीम को प्रॉपर तरीके से अवेल किया। बिलियंस ऑफ रुपीज़ की सर क्या कहते हैं एमनेस्टी है, ये वो लोग थे जो कहीं नज़र भी नहीं आते थे। तो 2018 की एमनेस्टी आई तो इसमें बहुत सारे लोगों ने फाइलर भी बने और टैक्स नेट में भी है और बाकायदा उन्होंने अपने जो आउटस्टैंडिंग्स थे वो भी जमा करवाए। अच्छा, इस सिलसिले में सर ये हमेशा ये रहा है कि हमारे जो टैक्स कलेक्टर्स हैं उनका रोल वो रिस्पेक्टेड नहीं होता टैक्स पेयर्स के साथ, टैक्स कलेक्टर्स का। उसको किस तरह से ये इस किस्म की स्कीम देके कि उनको ज्यादा से ज्यादा मैं समझता हूँ जी, मैं समझता हूँ कि टैक्स पेयर जो है वो एक मुअज़्ज़ज़ और ऑनरेबल शख्स है। वो गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, उसी की रेवेन्यू से ये सारी तनख्वाहें और सारा ये इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। तो मैं समझता हूं कि हर टैक्स कलेक्टर की बुनियादी एक जिम्मेदारी है कि वो टैक्स पेयर को ड्यू रिस्पेक्ट दे, उसका केस जो भी करे लेकिन उसको अच्छे तरीके से पेश आए। हमने तो सुना है कि अंग्रेज के वक्त में जो टैक्स पेयर होता था उसकी तो अब जो जब वो पुलिस स्टेशन चला जाता तो उसकी भी वहां भी रिस्पेक्ट होती थी और उसको कुर्सी पेश की जाती थी। तो ये टैक्स पेयर जो है एक मुअज़्ज़ज़ आदमी है, वो ये डिस्प्यूट हो सकता है केस में कि जी आपने 5,000 टैक्स देना था, आपने 1,000 दे दिया तो 4,000 कम दिया, आपने 5 लाख देना था 1 लाख दिया। इस बुनियाद पर तो आप उसकी डिसग्रेस नहीं कर सकते, उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। लेकिन जहां तक टैक्स कलेक्टर की अपनी जिम्मेदारियां हैं वो जिम्मेदारियां उनको पूरी करनी चाहिए। इनको भी महकमे को भी उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग पे ध्यान देना चाहिए। जो हमने देखा है अपील्स में बैठकर ऊपर अपीलेट स्टेज पे कि उन ऑर्डर्स में भी काफी फ्लॉज होते हैं, कमियां होती हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए और ये फ्रिवलेस किस्म के ऑर्डर नहीं करने चाहिए। अभी तक जो देखा जाता है आप डिमांड खड़ी कर देते हैं 2-4 करोड़ की, लेकिन जब वो अपील का टेस्ट लेते हैं तो वो अपील का टेस्ट पूरा नहीं ले सकते और वो डिमांडें क्रैश हो जाती हैं। उसकी वजह यह है कि वो साउंड फुटिंग पे ऑर्डर नहीं बनाए जाते। तो उनकी भी कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, प्रॉपर सेक्शन अप्लाई होना चाहिए, प्रॉपर टैक्स लेना चाहिए। लेकिन जो हैरेसमेंट का एलिमेंट है, मैं समझता हूँ गुज़िश्ता कुछ अरसे से ये एलिमेंट बढ़ गया है हैरेसमेंट का, और टैक्स पेयर को नाजायज तरीके से हैरेस किया जाता है, उनकी बेइज्जती की जाती है। और बल्कि मैंने तो सुना है कि ये जो I&I का महकमा है ये उनको बाकायदा कैद करता है और टॉर्चर करता है, ये टॉर्चर करता है। ये हमें इत्तला मिली है, शिकायत कुछ लोगों से मिली है और ये मैं समझता हूं कि टैक्स पेयर के साथ अगर वो क्रिमिनल वाला एक्ट नहीं होना चाहिए, उनके साथ आप सिविलाइज्ड किस्म का एक्ट करें, जो भी उसके राइट हैं हुकूक हैं वो उसको मिलने चाहिए। आप क्या समझते हैं कि बिजनेसमैन को खास तौर पे और जनरल पब्लिक को खास तौर पे जिनके पास ब्लैक मनी है या जिस तरह से भी उसको कर रहे हैं, उसको हम ये टैक्स एमनेस्टीज वगैरह देते हैं, तो इस सिलसिले में टैक्स के जो टैक्स कलेक्टर हैं इनका क्या रोल होना चाहिए कि उनको राग़िब कर सके लोगों को? सर जो 2018 में क्या कहते हैं टैक्स एमनेस्टी स्कीम आई, हम पिंड इस्लामाबाद की बात करते हैं, तो टैक्स कलेक्टर का जो रोल था बड़ा पॉजिटिव था।
انہوں نے لوگوں کو بڑا کیا کہتے ہیں انکریج کیا. اسپیشلی پنڈی میں ڈاکٹر حامد عتیق صاحب تھے چیف کمشنر, تو انہوں نے فون کر کے لوگوں کو اور ہمیں بھی بلایا, اور انہوں نے بلایا اور انہوں نے بڑے رسپیکٹ سے, ویری کرتا ہے سر ایٹیچیوڈ, سارے کلیکٹر کا ایٹیچیوڈ بڑا ہے. اسپیشلی پنڈی زون میں, پچھلے پنڈی زون میں اور اسلام آباد میں بڑا کام ہوا, اور اس ایمنسٹی پہ لوگوں کو بلا کے اویئرنیس دی گئی, اور ٹیکس کلیکٹر کا میں سمجھتا ہوں بڑا پازیٹیو رول رہا اس 2018 کی ایمنسٹی میں. کسی کو ہراس نہیں کیا گیا, اور میک شور بھی کیا گیا کہ ہراس کریں گے بھی. اچھا, یہ بہت جو جنرل چیمبرز کے لوگ ہوتے ہیں یا اس طرح کی مختلف اداروں سے متعلقہ لوگ جو ہیں بزنس کمیونٹی کے حوالے سے جو تاجران کا رول ہوتا ہے وہ اپنی جگہ ہے, لیکن جو رورل ایریاز میں لوگ بیٹھے ہوئے بعض اوقات وہ بھی ٹیکس نیٹ میں آتے ہیں, ان کے پاس بھی اتنی ویلتھ ہے, ان کے پاس بھی اتنی انکم ہے, تو ان کے پاس یہ اس کا اسکلڈ جو ہمارا ٹیکس کلیکٹر ہے غالباً وہ وہاں نہیں ہوتا. مطلب جیسے تحصیل لیول پہ یا کئی ڈسٹرکٹ لیول پہ انسپیکٹر لیول کا بندہ ہوتا ہے وہاں, تو اس کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر وہاں زیادہ آفیسرز کریں تو اس کا بینیفٹ ہوگا, یا انہیں کو ٹرین کر کے ان کی کیپیسٹی بلڈنگ بڑھا کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں اور لوگوں کو راغب کریں کہ وہ اس قسم کی اسکیم سے بینیفٹ لیں؟ جتنا مفصل ہے نا, جیسے یہاں قریب اب چکوال, اٹک, جیلم, وہاں پہ اب انسپیکٹر نہیں ہے, وہاں پہ باقاعدہ ڈپٹی کمشنر صاحب بیٹھتے ہیں, اور وہ وہاں پہ باقاعدہ طور پہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا انہوں نے ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کے دوران, اور ساروں کو ایجوکیٹ بھی کیا. تو اب وہ جو پہلے کانسیپٹ تھا کہ ایک انسپیکٹر بھجوا دیا کرتے تھے, ٹی ایف سی سینٹر بنا تھا, وہ سر چینج ہو گیا ہے. وہ پچھلے 4-5 سال سے نا وہاں پہ باقاعدہ ڈپٹی کمشنر صاحب بیٹھتے ہیں اور وہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کے حوالے سے لوگوں کو بینیفٹ ملے گا, اور اس سے ٹیکس نیٹ میں بھی اضافہ ہوگا, اور ٹیکس کے سر لوگوں کو بھی بہت بینیفٹ ملے گا, اور اکانومی کو بھی بہت بینیفٹ ملے گا. جو ہڈن منی ہے نا جو نیچے پڑی ہوئی ہے ٹیبل کے, وہ ساری باہر آ جائے گی اور ریونیو جنریشن ہوگی, اس سے روزگار بھی قائم ہوں گے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو اس پہ اقدام کرنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ بالکل ایمنسٹی ایک خاص حد تک اس کے دائرے کے اندر ہونی چاہیے. اس کی وجہ ہے بیسیکلی ہے جو میں نے پہلے بھی عرض کی کہ دنیا کے ادارے اور ملک تو مخالف ہیں اس کے, لیکن ہمارا اپنا ایک کلچر جب چلا آ رہا ہے اور ٹیکس نہ دینے کا, تو ٹیکس پہ راغب کرنے کے لیے آپ کو اس کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے اس بندے کو آپ کو انسینٹو دینا پڑے گا. اور انسینٹو یہ ہے کہ آپ اسے کہیں جی یہ ون ٹائم ایمنسٹی ہے, آپ اس پر اپنے ایسٹ ڈکلیئر کریں. اب جو اس بندے نے ایمنسٹی لے لی, اس کا مطلب وہ آنے والے دنوں میں ریٹرن دے گا, وہ اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرے گا. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اس وقت بڑا اچھا چانس ہے کہ ہمیں انڈسٹریلائزیشن کی طرف جانا چاہیے, انڈسٹری کو پروموٹ کرنا چاہیے, اور ایسے ایمنسٹی لائے کہ اگر کوئی انڈسٹری یہاں لگا رہا ہے تو وہ اگر مشینری امپورٹ کرتا ہے اس پر اس کو انسینٹو دیا جائے, تاکہ وہ مشینری ہمارے ملک میں آئے, اور ایک کارخانہ لگنے سے نہ صرف اس مالک کو فائدہ ہو رہا ہے بلکہ ملک اور قوم اور روزگار کتنا پیدا ہو رہا ہے. دیکھیں آپ کہ اس کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں, کارخانے ہیں, اگر وہ مشینری نہیں آئے گی اور نیا سلسلہ شروع ہوگا تو وہ لوگوں کو روزگار کے بہتر مواقع پیدا ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں اس حد تک تو ایمنسٹی ہمارے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی جائز ہے, کیونکہ ہمارا ایک سسٹم اب ہڈن اکانومی کا بہت زیادہ والیوم وہاں بہت زیادہ ہے. اور دیکھیں آپ ویسے بھی ایجوکیشن ایجوکیشن کی کمی ہے, اور کچھ اب دیکھیں, اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دوں کہ پشاور میں جو یہ بڑا بازار اس طرح کے ہیں جو کہ حیدرآباد کے پاس ہے, وہاں کوئی ٹیکس کا کانسیپٹ نہیں ہے, اور وہ بہت بڑی اکانومی ہے وہاں, ہڈن اکانومی اور آپ کی چل رہی ہے, اور وہاں ٹیکس کا اتنا کانسیپٹ نہیں ہے. اگر یہ آپ ایمنسٹی دیں گے تو وہ لوگوں کو راغب کریں گے, آئیں بھی آپ ٹیکس نیٹ میں جو آپ دیں گے. ویسے بھی اس وقت جو انکم ٹیکس کا قانون ہے وہ سیلف اسسمنٹ کا ہے, جو ریٹرن آپ دیتے ہیں وہ ایکسیپٹ ہو جاتی ہے. وہ پہلے والا سسٹم نہیں ہے کہ آپ کو نوٹس آئے گا اور آپ کو کریں گے. تو بہتر ہے کہ اگر اس کو ادھر لایا جائے, ان لوگوں کو صرف ترغیب دینے کی, ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس میں ہمارا میڈیا بڑا اچھا رول ادا کر سکتا ہے کہ بھئی آپ کے ٹیکس دینے سے ہی اس ملک کی اکانومی چلے گی. یہ آپ کا ٹیکس ملک کی اکانومی کے لیے بلڈ ہے, جو آپ پیسے ٹیکس جمع کرائیں گے, تنخواہیں دیں گے, کہ ہمارا انفراسٹرکچر ہے, یہ سڑکیں یہ بنے گی, یا بلکہ اس سے بہتر ہے کہ ہم اب تو ہم اس پیسے سے قرضے ادا کریں گے. اگر آپ پیسہ ڈونیٹ کریں گے, لائیں گے ٹیکس کے ساتھ. صاحب آپ کا بھی ماشاءاللہ اس میں ٹیکس پیئرز کے ساتھ ہر وقت تعلق رہتا ہے, اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹیکس پیئر کو
किस तरह से हम, क्योंकि ये तो एक प्रॉब्लम है ना हमारा कि हमारे पास टैक्स पेयर की तादाद बहुत कम है, तो इस टैक्स नेट को कैसे सर ये इस जो आप मिनिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, मिनिस्ट्री के हवाले से तो हो सकता है कि वो मखसूस लोग उसका बेनिफिट लें, जनरल पब्लिक को इस तरफ कैसे, खासतौर पर टैक्स नेटवर्क में कैसे सर इसके लिए क्या कहते हैं, ब्रॉडनिंग पे काम करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, कि टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट एक्चुअली काम उसी पे करे, जो ऑलरेडी टैक्स पेयर है ना वही गवर्नमेंट के लिए जूसी मीट है, उसी को बार बार उसकी ऑडिट करी जा रही है। उन्हीं को सर आप नए लोगों को कैसे रिस्पेक्ट दी जाए, कैसे किया जाए, क्या इनिशिएटिव छोटे स्कीम है उसमें, छोटे छोटे एजुकेशनल सेमिनार करे गवर्नमेंट, कंडक्ट करे मुख्तलिफ इलाकों में जाके और लोगों को एजुकेट करे, और तब जाके क्या कहते होगा। गवर्नमेंट तो हरासमेंट फैला रही, गवर्नमेंट जो ऑलरेडी टैक्स पेयर है ना गवर्नमेंट के, पिछले 4 हफ्तों में पिंडी इस्लामाबाद में 12 छापे रेड एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर पे गए हैं, उनका सामान उठा के ले, तो इससे तो गवर्नमेंट नया बंदा तो डिस्करेज हो रहा है कि ये ऑलरेडी टैक्स दे भी रहा था, इसके साथ ये हो रहा है, तो कोई बंदा आने को तैयार नहीं है नेट में, कि जो ऑलरेडी दे रहे हैं जिसके साथ जो हर साल ऑडिट, हर साल उन्हीं का, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ब्रॉडनिंग पे ज्यादा क्या कहते हैं तवज्जो दीजिए। नहीं जबकि पहले किसी जो मुख्तलिफ अदवार में टैक्स पेयर को रिस्पेक्ट के हवाले से, टैक्स पेयर की रिस्पेक्ट देने के हवाले से जो पहले दी गई स्कीमें मुख्तलिफ, जो उनको एयरपोर्ट पे फैसिलिटी दी जाएगी, ये होना चाहिए, कार्ड बनेगा, प्राइम मिनिस्टर कार्ड देते थे, और ये स्कीम आती रही, लेकिन वो फिर कामयाब नहीं हो सकी उसको, और उसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ एज सच, बल्कि ह्यूमिलिएशन का आंसर ही आगे बढ़ा। तो इसको किस तरह से आप समझते हैं कि ये स्कीम की मिनिस्ट्री के साथ मजीद कोई फैसिलिटीज लोगों को रिस्पेक्ट के हवाले से? ये आपकी तजवीज बिल्कुल जबरदस्त है। इसमें जब आप एक अच्छे काम को अप्रिशिएट गवर्नमेंट लेवल पे करेंगे तो दूसरों को भी इंसेंटिव मिलता है कि जी मेरा भी काश मैं भी यहाँ आऊँ। जैसे भी वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब मिले हैं 150 कितने टैक्स पेयर से जो हायर टैक्स पेयर है उनको बुलाया गया है, चैम्बर्स के लोगों को बुलाया गया है। तो अगर ये इस तरह के इंसेंटिव आप रखेंगे टैक्स पेयर्स के लिए कि जब जिस तरह आपने फरमाया कि एयरपोर्ट पे उनको फैसिलिटी है या नहीं अगर देनी चाहिए उनको, तो दूसरा भी फिर कहेगा कि जी मैं भी आऊँगी, इसमें क्यों ना मैं एक प्रेस्टिजियस क्लब में शामिल हो जाऊँ और मुझे भी इंसेंटिव मिले। तो मैं समझता हूँ ये भी एक अच्छा टैक्स पेयर को राग़िब करने के लिए एक इस तरह की काविश होनी चाहिए, बेहतर है स्कीम होनी चाहिए। बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे जी कमर्शियल का बात हुआ है, तो कमर्शियल ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, उसके बाद आना है।